नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। बहुत सारे सवाल हैं इस समय देश से लेकर के विदेश तक, और उन सारे सवालों का जवाब आपसे जो है बहुत क्लियर तरीके से दर्शकों के लिए हम लोग समझना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां बड़ी संख्या में लोग बर्बाद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने प्रधानमंत्री जो हैं वो देश की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं, करवाते जा रहे हैं, और अभी भी शायद पता नहीं उसको वो रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। सर शुरुआत मैं जरा शेयर बाजार को लेके ही करूं, क्योंकि आपसे बेहतर इसको और कोई नहीं समझा पाएगा। शेयर मार्केट में जो खेल हुआ, उस खेल को दर्शकों को कैसे समझाया जा सकता है। मैं कोई सवाल नहीं ले रहा हूं सर, सीधे सीधे आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि दर्शकों को उसको कैसे समझाया जाएगा। क्या इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी रोल है? क्या उनके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए इसको लेकर के? जय संविधान। देखिए, ये तो उसी प्रकार का राम प्रकाश जी प्रश्न हो गया कि मैं घर का मुखिया हूं, घर का सबसे बड़ा सदस्य हूं, और घर के अंदर अगर कोई दुर्घटना होती है और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान होता है तो आप मुझसे पूछें कि आपका कोई रोल है कि नहीं। अरे मेरा काम क्या है भाई? मेरा घर के मुखिया होने के नाते काम ही है अपने परिवार को सुरक्षा दूं और उनको सही डायरेक्शन में ले चलूं। भाई देखिए, दो तरह के लोग होते हैं पॉलिटिशियंस, मतलब जो बड़े लोग होते हैं। कुछ स्टेट्समैन होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिशियन जो है वो अपनी जनरेशन की सोचता है, अपने वोट की सोचता है, अपने इलेक्शन जीतने की सोचता है। वो होता है पॉलिटिशियन। जो माननीय मोदी जी हैं, उन्हें आगे की चिंता नहीं है, आगे क्या हो, कितना लोन ले लिया, कैसे चुकता होगा, वो अगले प्रधानमंत्री जानेंगे। वो ही केयर्स अबाउट हिज इलेक्शन। जो स्टेट्समैन होता है वो 3 जनरेशन आगे की सोचता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचा करते थे। वरना वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों बनाते, वो बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों बनाते? क्योंकि वो अगली जनरेशन की सोचते थे। भाई ये उसी प्रकार की स्थिति है कि आपके बाबा जी ने एक आम का पेड़ लगाया, तो अब गांव वाले तो उनसे पूछ रहे होंगे ना कि आम का पेड़ क्यों लगाया, ये तो आपकी उम्र हो गई है, ये तो फल तब देगा जब आप रहेंगे नहीं। उन्होंने कहा अगली जनरेशन के लिए काम कर रहा हूं। तो असली मुद्दा यह है कि अगर घर का मुखिया भविष्य को पढ़ना न जाने, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपको भविष्य पढ़ना नहीं आता, आपको नहीं पता, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राम प्रकाश जी, वो होती है भविष्य की पूर्व अनुमान लगाना। पास सबको बता, छठी क्लास के बच्चों से पूछेंगे क्या हुआ, वो बता देंगे पास में ऐसा ऐसा हुआ। प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी 10वीं क्लास के बच्चे बता देंगे। भविष्य में क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि देखिए, भविष्य की हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या उसकी प्रेफरेंस होंगी, वो भविष्य की इंडस्ट्रीज के सक्सेस और फेल्योर को बताएगा। भाई हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, हमने उड़द की दाल और रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नूडल्स खाती है, वो नई मक्के की रोटी उसको पसंद है, क्योंकि जनरेशनल चेंज हो रहा है। अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हो सकता है कुछ और खाए, वो कहेगी यार क्या फालतू के तुम लोग खाना खाते हो, ये कोई खाने की चीज है, हम कुछ और खाएंगे। यही मैनेजमेंट साइंस का और घर के मुखिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री का जो डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, वो ये सोच के किया जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर आपको ये नहीं पता था कि शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, आपको ये नहीं पता था कि जो हमारे देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रॉफिट नीचे जाएंगे, जो आपको पता चला लास्ट रिजल्ट्स में पता चला कि कंपनियों के प्रॉफिट कम हो रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता था तो आपने इलेक्शन के पहले मोदी जी ने और शाह साहब ने जनता से ये क्यों कहा कि शेयर मार्केट में पैसा लगा तो बहुत फायदा होगा? ये तो सेबी के नियम के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। और आप देश के बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आप ऐसी अथॉरिटी में बैठे हुए हैं जिनकी बात पे मैंने भी विश्वास किया, तो मेरे साथ भी धोखाधड़ी हो गई, मैंने भी शेयर खरीदे, मुझे भी नुकसान हो गया। क्या मैं आप पे मुकदमा करूं? क्या आपको सेबी ने अधिकार दे रखा है कि आप ये कहें कि लोगों शेयर खरीद लो या शेयर बेच दो? ये तो मैं भी जोखिम नहीं उठाता। मैं आपके कार्यक्रम में हर बार डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक प्रोफेसर की तरह विश्लेषण कर रहा हूं। तो असली मुद्दा यह है कि आपने जानते बूझते ये ऐसा क्यों किया और देश की जनता के साथ धोखा क्यों किया। अब आप ये सोचिए, ये जो चीज हुई है इसके रिपरकशन बहुत बड़े हैं, इसके रिपरकशन छोटे नहीं है, इसके रिपरकशन इतने बड़े हैं। कारण यह है कि अब देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाएगा, देश की जीडीपी गिर जाएगी अगर ये शेयर मार्केट नहीं उठा तो।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेयर मार्केट नहीं उठेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेयर मार्केट और डूब जाएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, अपना डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि होता है, देखिए एक और चीज हो सकती है, हो सकती है कि ये गुजरात के पूंजीपतियों की एक चाल हो, पहले शेयर मार्केट गिराओ, जब घबरा के गरीब आदमी अपने शेयर बेच दे तो खरीद के बढ़ा दो, और लाखों करोड़ों का। इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अगर मार्केट की अगले हफ्ते भी ये स्थिति रही, उसके बाद नई इंडस्ट्री नहीं लगेंगी। नई इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगेंगी कि आजकल यार वो इंडस्ट्री तो देश के जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान नहीं करती जो 2-4 करोड़ की यूनिट लगती हैं। आजकल तो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की यूनिट लगती है। क्या कोई 50,000, 1 लाख करोड़ की यूनिट ऐसी लग सकती है जो कि शेयर मार्केट से बिना पैसा उठाए इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा दे? और आज के तारीख में जो मार्केट की पोजीशन है और जो पैनिक सिचुएशन है और लोग परेशान स्थिति में है, अगर कोई नया आईपीओ आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगा, तो क्या उस शेयर में कोई पैसा लगाएगा? जब पैसा नहीं लगाएगा तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी। चीन में तो लगा देगा, क्योंकि चीन की जो वो है शेयर मार्केट वो बढ़ रहा है। बाकी विश्व के अंदर लगाएगा इंडस्ट्री, भारतवर्ष के अंदर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो पैसा ही नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब यह है कि क्या जीडीपी और गिरेगी, देश की परिस्थिति और ज्यादा खराब होगी। तो आपको जो सोचना चाहिए, या तो देखिए जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं है मैं उस पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कह दूंगा कि साहब इस चीज पे ज्ञान नहीं है। शेयर मार्केट पे भी मेरे को ज्ञान है, मैंने ये सब्जेक्ट 20 साल पढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोई रिकमेंडेशन या टिप अपने स्टूडेंट को आज तक मैंने नहीं दी। आए बच्चे मेरे पास, सर कोई टिप दे दी, मैंने कहा टिप नहीं दूंगा, मैं केवल तुमको वो विधा सिखाऊंगा जिस विधा से शेयर मार्केट में लॉसेस को बचाया जा सके। और मैंने भी अपने लॉसेस को बचाया है, मैंने अपने लॉसेस को कम किया। देखिए, शेयर मार्केट में लॉसेस को खत्म आप नहीं कर सकते। अगर मार्केट 20% गिरेगा, इसको कहते हैं मार्केट में अल्फा, अल्फा क्रिएट करना, शेयर मार्केट में अल्फा क्रिएट करना। अल्फा क्या होता है? अल्फा का मतलब यह है कि जब मार्केट 20% गिरे तो आपका पोर्टफोलियो 10% गिरे, और जब मार्केट 10% बढ़े तो आपका पोर्टफोलियो 20% बढ़े। अगर यह संभव हुआ, जैसे मार्केट 20% गिरा लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 12% गिरा, इसका माने मैंने 8% का अल्फा क्रिएट किया। और अगर कल मैं अपना पोर्टफोलियो ऐसे चर्न करता हूं, क्योंकि पोर्टफोलियो की चर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अब कौन से शेयर बढ़ेंगे, डिफेंसिव स्टॉक्स बढ़ेंगे, एग्रेसिव स्टॉक्स बढ़ेंगे, मेटल बढ़ेगा, एफएमसीजी बढ़ेगा, आईटी, ये यही विशेषज्ञता है। तो अगर जब मार्केट 10% बढ़े और मेरा पोर्टफोलियो 20% बढ़ जाए, तो अभी मैंने 8% का अल्फा क्रिएट किया, तब मैं 10% का अल्फा क्रिएट कर लूंगा, तो मेरा टोटल अल्फा मार्केट गिरेगा तो आप ये नहीं हो सकता कि आपका पोर्टफोलियो ना गिरे, जब मार्केट बढ़ेगा ये नहीं हो सकता कि आपका पोर्टफोलियो ना बढ़े। लेकिन जितना मार्केट बढ़े उससे ज्यादा आपका बढ़े, और जितना मार्केट गिरे उससे कम आपका गिरे, ये विशेषज्ञता है जो मोदी जी और शाह साहब ने सब जानने के बावजूद, या तो उन्होंने जानबूझ के किया या उनसे अनजाने में हुआ, लेकिन उन्होंने गलत किया, देश की जनता के साथ धोखा हुआ। सर, देश की जनता के साथ धोखा हो गया, ये बात तो ठीक है। अब तो एक बहुत बड़ा अमाउंट लोगों का डूब चुका है। अब उसमें अमित शाह साहब उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सारे सवाल अपनी जगह पर हैं। एक जरा जल्दी से सर, बहुत कम शब्दों में ये भी जान लें कि इसकी वजह क्या रही। क्या इसका सीधा सीधा संबंध ये 2-3 मामलों से भी रहा है, जिसमें एक मामला रहा है रुपए की वैल्यू का लगातार गिरना, दूसरा मामला रहा है देश की संपत्तियों का लगातार बेचा जाना, तमाम जो एसेट्स जिनको कहा जाता है उनका लगातार बेचा जाना, और तीसरा ट्रंप साहब की नई जो ये टैरिफ नीति आई है कि टैरिफ के ऊपर टैरिफ, टैरिफ के ऊपर टैरिफ ठोकते जाओ, और मोदी जी का वो हंसते रहना, क्या वो भी वजह है? देखिए राम प्रकाश जी, मेरे हिसाब से तो केवल एक वजह है, और मुझे अगर कभी कोई जिम्मेदार पद भारत सरकार में मिल गया होता, एक पॉलिसी चेंज करूंगा मैं केवल, और देश की फिजा बदल जाएगी। केवल केवल क्या? देखिए, एक होता है इकोनॉमिक्स का सिद्धांत मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब यह होता है कि एक बहुत अमीर आदमी की अगर इनकम बढ़ जाए, मान लीजिए आपकी आमदनी 10,000 करोड़ पर डे की है और 20,000 करोड़ पर डे की हो जाए, भाई आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, मतलब यू हैव एवरीथिंग। आप क्या करेंगे? जो पैसा ज्यादा कमाएंगे उसको इंडस्ट्री में लगाएंगे ना, नई इंडस्ट्री लगाएंगे, सप्लाई क्रिएट करेंगे। अगर देश की गरीब जनता को पैसा मिलेगा वो क्या करेगा?
वो डिमांड क्रिएटर है। जैसे अब कहा जा रहा है कि 142 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं, वो केवल खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, अब बच्चे पैदा कर रहे हैं। बाकी 25-30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास सरप्लस है, जो मार्केट में खरीद रहे हैं, जो मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बढ़ रही है। यही है। अगर ये 100 करोड़ को तो अलग कर दीजिए, उन्हें तो आपने बिल्कुल योग्य नहीं छोड़ा, 5 किलो अनाज देके उनको अपाहिज बना दिया। जो ये 25-30 करोड़ लोग थे जो मिडिल क्लास के थे, जो परचेजिंग करते थे, इनकी इनकम कम हो गई, उनकी भी परचेजिंग खत्म हो गई। अगर जो 4-5% लोगों की आमदनी तिगुनी चौगुनी हो गई, उनके पास पहले ही सब कुछ है, वो क्या खरीदे। तो मेरे हिसाब से अगर देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के 15 लाख करोड़ माफ न करके उनको जेल भेज दिया जाता, और गरीब आदमी जो 50-60 हजार 1 लाख रुपए का लोन लेता है, डिफॉल्ट करने पे जिसको सल्फास खाना पड़ता है और पेड़ में लटकना पड़ता है, उसके ऋण माफ कर दिए गए होते, और ये कहते कि भैया हर आदमी को हिंदुस्तान के 10,000 रुपए महीने कमाने का अधिकार है। हम अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो इसका माने सरकार की कमजोरी है, हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप देश में बिल्कुल सफाई कर दीजिए, बढ़िया काम कर दीजिए, सड़कें चकाचक कर दीजिए, आप मजदूरी कीजिए, जो मनमोहन सिंह ने नरेगा के अंदर किया था। लोगों से काम कराइए, उनसे स्कूल बनवाइए, कॉलेजेस बनवाइए, समतल ग्राउंड बनवाइए, टॉयलेट्स बनवाइए, लोगों को सुविधाएं दीजिए। लेकिन 10,000 रुपए महीना अगर देश के 100 करोड़ लोगों के पास आ जाए, इतनी ज्यादा परचेजिंग बढ़ जाएगी, हमें विश्व के किसी देश के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश के अंदर इतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, 100,000 इंडस्ट्री हाथ जोड़ के हमसे कहेंगी इंडस्ट्री लगाने दो भाई, जो चाहो लगा लो, लेकिन आपके यहाँ प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, आपके यहाँ परचेजिंग पावर का मैट्रिक्स आपने खराब कर दिया। अब अडानी जी क्या खरीदेंगे भाई? अडानी जी के पास और अंबानी जी कुछ खरीदेंगे क्या? वो खरीदेंगे तो जाके अब डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और जो जुमला छोड़ दिया है, 45 करोड़ रुपए हो तो आइए, रेड कार्पेट रिसेप्शन होगा, वीजा मिलेगा और यहाँ आपको हम दे देंगे ग्रीन कार्ड। अब ये हो सकता है हमारे जितने पूंजीपति बचे बचाए हैं ये भी अमेरिका जाके सेटल हो जाए और हमारे देश की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो गरीबों का ध्यान न रख के, जो गांधी जी ने 70-80 साल पहले समझ ली थी ये बात, हमारे देश को चाहिए कि हमारे देश के कमजोर वर्ग के लोगों के हाथ पकड़े। लेकिन हमारे देश के अंदर अब नई प्रथा ये बन गई है कि साहब अमीरों का साथ दो और गरीबों को पीटो। अब गरीबों के पास अगर खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगी? अब एक और मामला, जरा अब इस शेयर मार्केट से बाहर आके जरा सर वैश्विक स्तर पे बात करें। जिस तरीके से जेलेंस्की साहब ने ट्रंप साहब को औकात दिखाई है, और हमारे वाले प्रधानमंत्री साहब जब गए थे वहां पे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उनके सामने देश और उनकी बेइज्जती की जा रही थी, वो हंस रहे थे, एक बार भी वो किसी चीज का विरोध नहीं कर पाए। बड़ी संख्या में लोगों को वहां से हथकड़ियों और बेड़ियों में डाल करके और भेज दिया गया भारत में, उस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। एक सवाल पूछा गया तो उसको उन्होंने व्यक्तिगत बता दिया। और वहीं उसी राष्ट्रपति को, जहां पर हमारे वाले विश्व गुरु की जो है वो घिघी बंधी हुई थी, उसी राष्ट्रपति को एक जोकर कहे जाने वाले राष्ट्रपति ने जो है औकात दिखा दी है। तो इसको क्या देखा जाए, क्या इससे मोदी जी कुछ सबक लेंगे? देखिए, जो अभी तक चर्चा हो रही है, जो मैंने सुनी है, मैं इसका विश्लेषण थोड़ा अलग प्रकार से करता हूं। मैं विश्लेषण करता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने किया, वो एक प्रकार से गुंडाई को बढ़ावा दिया। देखिए, गुंडाई को बढ़ावा दे रहे भाई, होना क्या चाहिए भाई? अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, मान लीजिए मैं डीएम हूं, कमिश्नर हूं, मैं एसपी हूं, एसएसपी हूं, मेरा कर्तव्य क्या बनता है भाई? जो मोहल्ले का गुंडा है वो आके कहे एसएसपी साहब से कि मेरे को साहब वो कॉलोनी कब्जा करनी है, झुग्गियां गिरानी है, मेरी मदद कर दीजिए। अरे यार, वो तो करना बहुत आसान है। असली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है वो ये है कि जो कमजोर है, जिसके पास ताकत नहीं है, उसका हाथ पकड़ो। डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज क्या दिया? पहली बात तो ये एक चीज नोट करनी चाहिए आप लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को लेने घर से बाहर आए, मोदी जी को लेने नहीं आए। जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्ष को लेने आए, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष को लेने आए, जेलेंस्की को लेने आए, मोदी जी को लेने नहीं आए। चलिए, एक बात ये हुई। दूसरी बात, आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, आपके देश में आया, आपके घर में आया हुआ है। राम प्रकाश जी, अगर मैं आपके घर में जाऊं और मैं कुछ अभद्रता भी करूं तो भी आपका ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं आप मेरे घर आए, मेरे गेस्ट हैं आप, और मेरा यह आतिथ्य बनता है कि मैं आपकी बात को सहन कर लूं कि ठीक है यार, बाद में देखेंगे, अभी तुम मेरे गेस्ट हो, खाओ पियो यार, आराम से जाओ। उसके बाद जिस प्रकार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उनको
छेड़ना शुरू किया कि आपको प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए था। अरे प्रेसिडेंट कौन होते हैं, थानेदार हैं क्या वर्ड के? इनको किसने अपॉइंट किया है कि जेलेंस्की को ट्रंप से बात करने की आवश्यकता है? फिर ट्रंप बीच में कूद गए कि साहब वो यू आर नॉट इन ए पोजीशन, यू आर नॉट इन ए पोजीशन। भाई जेलेंस्की से यही तो कहा कि यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जेलेंस्की ने कहा हाँ देयर वी आर इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स होती हैं, युद्ध हो रहा है तो प्रॉब्लम्स होंगी, और कल आप पे भी अगर युद्ध होगा तो आप पे भी प्रॉब्लम। उसमें डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े, हमें कैसे होंगी, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अरे यार तुम्हारी स्ट्रॉन्गनेस हमने वियतनाम में देख ली थी, तुम्हारी जो ताकत है हमने अफगानिस्तान में देख ली थी। तो ये जो अहंकार है ना, इस अहंकार को छोड़ दो। बड़े बड़े तीरंदाज आए और तीरंदाज चले गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से मैसेज दे दिया जेलेंस्की से बात करके कि जेलेंस्की साहब हमने रूस को खुली अनुमति दी है कि आपको रौंद दे। अरे यार अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी जो उन्होंने कहा, तो इसकी जिम्मेदारी रूस पे होगी या जेलेंस्की पे होगी? जेलेंस्की ने हमला किया था क्या रूस पे? यूक्रेन ने हमला किया था कि रूस ने हमला किया? तो हमलावर को रोकेंगे या जिसपे हमला हुआ उसको हड़काएंगे? इसका मतलब क्या इजराइल से कह रहे हैं कि पैलेस्टीन को रौंद दीजिए? क्या चीन को इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि भारतवर्ष को रौंद दीजिए? भारतवर्ष को कह रहे हैं पाकिस्तान को रौंद दीजिए? अरे तो गुंडागर्दी हो जाएगी भाई। अरे यार किसी हर आदमी को जो ताकतवर है, आप पुतिन को समझाइए कि वो यूक्रेन पे हमला रोक दे, युद्ध विराम रोक दिए। इसका मतलब आप ये जेलेंस्की से कहना चाह रहे हैं कि पुतिन को दे दीजिए सब कुछ और हमको अपने खनिज सामग्री दे दीजिए, हम गुंडे विश्व के अंदर साम्राज्य बनाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया था, आज मुझे उसकी याद आ रही है। आप रूस, चीन और अमेरिका को छोड़ दीजिए, बाकी सारे देश, पूरे विश्व के सारे देश, चाहे ताइवान हो, चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो, सब लोग मिल जाइए और इन तीनों महाशक्तियों के सामने खड़े हो जाइए। ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, लॉ के हिसाब से काम होगा, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम होगा। और रूस, अमेरिका और चीन को यह अधिकार नहीं है कि अपने पड़ोसियों को निगल जाएं, क्योंकि अगर ये जेलेंस्की ने न किया होता तो कल डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है शी जिनपिंग से कह देते तुम भी हिंदुस्तान के अंदर घुस जाओ। हम नहीं, हम छोटे हों या बड़े हों, हम जो गलत काम है उसका विरोध करेंगे, और चाहे उसमें प्राण चले जाएं, चाहे कुछ हो जाए। और जेलेंस्की ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के सामने शो कर दिया कि वो दादागिरी कर रहा है, वो उचित नहीं। तो मोदी जी अभी ये कर पाएंगे? क्योंकि अरे इसके पहले मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी किया, ट्रंप को बीच में रोक करके उनको समझाया कि नहीं नहीं आप ये गलत कह रहे हैं और ये सारी चीजें। फिर जेलेंस्की ने अब उनको औकात दिखा दी है। मोदी जी कर पाएंगे? क्योंकि वो तो अभी भी ट्रंप साहब अभी भी कहा गया है कि रशिया से जो टैंकर्स आपने तेल खरीदे उनको तुरंत खाली करिए, हालांकि वो डेडलाइन बीत गई है अब। भाई ये बताइए, जेलेंस्की का कोई अडानी है क्या? नहीं है ना। फ्रांस का कोई अडानी है क्या? नहीं है ना। मोदी जी के विचारों के साथ समस्या ये, मैं देखिए मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको मैं बड़ा श्रद्धा देता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री है तो उनकी शान में मैं गुस्ताखी कोई नहीं करता। लेकिन उनकी मुश्किल यह है विचारों की कि गुजरात के गौतम अडानी साहब की पूंछ दबी हुई है अमेरिकन कोर्ट्स में, और जिस दिन चाहेंगे, अगर उन्होंने कह दिया एक्सट्राडाइट करा दीजिए इस केस को, 6 महीने के अंदर कर दीजिए। अगर अडानी जी मान लीजिए अमेरिकन वहां पे उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमी की, क्योंकि सारा लोन, सारी इक्विटी, सारा शेयर मार्केट अडानी जी के कंधों पे टिका हुआ है, देश की आधी संपत्ति उन्होंने अडानी जी को सौंप दी है। तो मोदी जी वो नहीं कर पाएंगे जो जेलेंस्की ने किया या फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने किया, क्योंकि उनका कोई अडानी नहीं है, मोदी जी का अडानी है। ये मोदी जी की समस्या है। अब फिर हम जरा अंतरराष्ट्रीय मामलों से लौट करके अपने देश में आ जाएं। हम लोग के देश में एक जो है वो एक नया राज्य चुनाव के दांव जहां पर विसात बिछ रही है चुनाव की, वो है बिहार। बिहार को लेकर के जिस तरीके की चीजें हो रही हैं सर, नीतीश कुमार एक तरफ, तेजस्वी यादव, लगातार तेजस्वी यादव से लेकर के और सब लोग अब नीतीश को घेरने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह देते हैं कि भाई सीएम का चेहरा तो एनडीए की बैठक में तय होगा। नीतीश कुमार साहब फिलहाल उस पर कोई रिएक्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मांझी साहब की बैठक में वो जाते हैं और वहां पर 10, 12, 15 सेकंड कुछ बोलते हैं और फिर चले जाते हैं, बैठते तक नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम क्या कहता है? देखिए, जहां तक मैं नीतीश कुमार की राजनीति को समझता हूं या ये समझता हूं, देखिए मैं बिहार तो गया नहीं, पटना तो गया नहीं, ना नीतीश जी से मेरी बात हुई है, मैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया है 20 साल। वो ये है कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा होगा, जो चलना चाहिए वो क्या है। वो ये है मेरे हिसाब से, अगर वो एनडीए में रहेंगे, उनका इस समय ऑब्जेक्टिव है 110, 115, 120 सीटें एलोकेट करा लेने का।
अगर नीतीश कुमार को 115 सीटें मिल गई, 242 या 244 सीटें हैं, अब उसमें कितना भी चिराग पासवान को खड़ा कर दें, 50-60 सीटें तो जीत जाएंगे ना। अगर 115 120 जेडीयू को मिल गई तो इसका माने 115 120 बीजेपी को मिलेंगी। उसमें बहुत ज्यादा चुनाव रिग करा के जिता भी ले तो 80-90 जीत पाएंगे। तो 80-90 पे गवर्नमेंट तो नहीं बना पाएंगे ना। इसका माने है, अच्छा मान लीजिए नीतीश कुमार पलट के आज इनके साथ आ जाएं, इंडिया गठबंधन के साथ, तो इंडिया गठबंधन तो उनको 115 120 सीट दे नहीं सकता भाई। वहां मानी बात है, कांग्रेस 60-70 की बात कर रही है बहुत ज्यादा, अगर नीतीश कुमार आ भी जाए तो 50 के नीचे नहीं मानेगी। जेडीयू 160 170 के नीचे नहीं मानेगी। तो वहां 30-40 सीटें जब मिलेंगी तो जीतेंगे कितनी। तो नीतीश कुमार के दिमाग में जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर 115 सीटें उनको मिल गई तो वो भारतीय जनता पार्टी को ये कह देंगे, बेटा मैं एकनाथ शिंदे नहीं बनने वाला हूं, मैं तुम्हें एकनाथ शिंदे बनाऊंगा। अगर तुम मेरे या मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दो तो ठीक, वरना मैं महागठबंधन में जाके, इंडिया गठबंधन में जाके वहां चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, या वहां कोई बार्गेनिंग अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा और तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार के हित में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े और 115 सीटों से कम स्वीकार न करें। अगर वो 115 सीटों से कम स्वीकार करते हैं, मान लीजिए 80 सीटें स्वीकार करते हैं, इसका माने उन्होंने मानसिक तौर पे एकनाथ शिंदे बनना स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर 115 120 सीटें लड़ते, इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये ठान ली है कि भारतीय जनता पार्टी के कान जो है इलेक्शन के बाद वो मरोड़ देंगे। एक बस लास्ट में सर जरा दिल्ली की बात थोड़ी सी कर लें। दिल्ली में जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं कि सदन की शुरुआत के साथ ही कैग रिपोर्ट के साथ ही जो है आम आदमी पार्टियों के विधायकों को बाहर फेंकवा दिया, आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर फेंकवा दिया गया। ये जो पहली बैठक हुई, जो पहला सत्र आयोजित हुआ, उससे अगले 5 साल गुजरने को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अगले 5 साल आम आदमी पार्टी जो है वो सदन के बाहर ही गुजारेगी? देखिए उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बाहर भेजे ना मिलने दें। मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं कि जब माननीय मोदी जी ने खुलेआम ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2,500 रुपए अपने दिल्ली की हर महिला को मिलेगा और उसका निर्णय पहले कैबिनेट मीटिंग में हो जाएगा और 8 मार्च को पहली किस्त मिल जाएगी, वो पूरा कर दें भाई। जो जो वादे मोदी ने किए, क्योंकि जो उनके वादे होते हैं उनको अब वो वादे नहीं कहते, उनको जुमला नहीं कहते, उसको गारंटी कहते हैं। तो गारंटी होती है ना, तो गारंटी पूरी कर दें। आप दे दें पैसा, अब महिलाओं को 2,500 रुपए दे दें, हर महीना दे दें। अब चलिए बिहार इलेक्शन के पहले ही तक दे दें, उसके बाद तो आप जानते हैं महाराज में जैसे आपने लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया, फिर दिल्ली में मांगना शुरू कर देंगे। अच्छा मैं ये भी चाहता हूं कि प्रवेश शर्मा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 1100 रुपए न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं को दिया था, वो भी लगातार देते रहें। तो अगर दिल्ली की महिलाओं को 1100 रुपए प्रवेश शर्मा दे दें और 2500 रुपए वो दे दें, दिल्ली सरकार दे दे, तो कह रहा था कि देश की बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, जीडीपी 20% हो जाएगी। क्योंकि जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है उनके परचेजिंग पावर आ जाएगी, वो खरीदेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर अपने वादे पूरे कर दें तो आम आदमी पार्टी वालों को बाहर निकाल दें, पेड़ पे टांग दें, मुझे क्या अंतर पड़ रहा है भाई, लेकिन जो वादे आपने पूरे किए हैं उनको पूरा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना है वही है, क्योंकि लगातार उसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका सबसे पहला सबसे बड़ा बहाना पहले ही मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि भाई दिल्ली का खजाना खाली है। लूटा किसने खजाना अभी तक वो नहीं पता है, नहीं कौन नहीं क्या नहीं चुनाव नहीं हार में। ना राम प्रकाश जी, इसमें एक और मुद्दा है। क्या जी ये भारत वर्ष के प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि कितना बजट की क्या स्थिति है और दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है? हर फाइल एलजी के थ्रू नहीं जाती है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटकर एलजी को प्रशासनिक अधिकारी और अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं बनाया था क्या? तो एक रिटायर्ड आईएएस अफसर जो एलजी है उनको ये नहीं पता था कि देश की आर्थिक स्थिति है क्या क्या है? इसका माने खाली है या भरा है? जब वादा किया था आपको पता था ना भाई। आपने जब वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, अगर ब्लैक मनी आ जाएगा, तो आपको नहीं पता था कि ब्लैक मनी है नहीं? अगर आपको पता था कि ब्लैक मनी के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, यार जिन हमारी देश की कंपनियों ने स्विस बैंक खोल रखे हैं, अकाउंट खोल रखे हैं, विदेश में अकाउंट खोल रखे हैं, वो ब्लैक मनी थोड़ी है। उन्हें इंटरनेशनल अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए विदेश में बैंक में अकाउंट पे पैसा जमा कराना पड़ता है। ब्लैक मनी तो वो है जो अनअकाउंटेड है, जो बड़े बड़े फिल्म कलाकारों का और राजनीतिज्ञों का पनामा पेपर्स में आया है, जो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो आप वादा भाई तभी करेंगे ना। इसका माने आप इतने अज्ञानी, आपको पता ही नहीं है कुछ, आप सिर पैर में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी वादा कर देते हैं और बाद में उससे पलट जाते हैं।
बिल्कुल, देश के बारे में प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है, वित्त मंत्री जी को महंगाई के बारे में नहीं पता है, रेल मंत्री को रेल के बारे में नहीं पता है, बाकी रक्षा मंत्री को जो है वो कुछ देश रक्षा मंत्री को तो कुछ भी नहीं पता है, खैर छोड़ ही दीजिए। विदेश मंत्री को जो है वो विदेश नीति के बारे में नहीं पता है, किसको क्या पता है भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।